हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निफ्टी बातचीत। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और कंसल्टेंट नहीं हूँ। आपसे अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे अपने पर्सनल व्यू और निफ्टी के लेवल शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो इसके साथ कि निफ्टी की परफॉर्मेंस फ्राइडे को कैसी है। निफ्टी की परफॉर्मेंस फ्राइडे को जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेम वैसे ही बिहेव करा निफ्टी ने। हमने कहा था ये जो आज का जो रेंज रहेगा वो 24,000 से 24,200 रहेगा। निफ्टी ने उस एरिया में ही ट्रेड किया पूरे दिन। निफ्टी ने 24,066 का लो बनाया और उसके बाद एकदम में अपसाइड का मोमेंटम पकड़ा जो 24,270 तक गया, लेकिन वहाँ पे मार्केट टिक नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव था। और निफ्टी भी उसके बाद में 24,170 150 इस रेंज में मार्केट पूरे दिन टाइम स्पेंड करती रही। और लास्ट के 15 मिनट में मार्केट ने 150 का लेवल तोड़ के 110 111 के आसपास आई, जिसकी वजह से एवरेज क्लोजिंग 24,148 पे आई। ये तो था निफ्टी का फ्राइडे की जो परफॉर्मेंस है निफ्टी की। आरएसआई अगर हम टेक्निकल पैरामीटर बात करें तो आरएसआई 39 पे आ गई है, रेडी हुई है, बट ठीक है क्योंकि जितनी मार्केट गिरी है जिस हिसाब से उस हिसाब से आरएसआई स्ट्रेंथ इतनी वीक नहीं हुई है जितनी निफ्टी के लेवल्स वीक हुए हैं, क्योंकि आपस में कॉरलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो बहुत सिंपल है बोलना कि आरएसआई वीक हो गई है, एमएससीडी लेवल वीक हो गया है, बट इट शुड बी कॉरलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी आल्सो। तो अगर हम एमएससीडी पे भी देखें तो वो लगभग अपनी ऑरेंज लाइन के बराबर ही है, ब्लू लाइन। तो ये चीज़ आपको याद हो 3 दिन पहले भी हुई थी जब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट डे मार्केट में बुलिश, जब कभी ऐसा होता है। तो मार्केट में एमएससीडी और आरएसआई लेवल पे वीकनेस नहीं दिख रही है, हालांकि निफ्टी ने वीकनेस दिखाई है। अब आता है कि इस हफ्ते के लिए हमारे पास बैड न्यूज़ क्या क्या है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। बैड न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो बैड न्यूज़ में जेफरी का एक व्यू आया है कि जो ये करेक्शन हुई है ये हेल्दीस्ट करेक्शन थी कीपिंग इन विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंपनीज, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड थी, वैल्यूएशन स्ट्रेस थे, तो ये करेक्शन आनी थी, ऐसा जेफरी का व्यू है। और उन्होंने ये नहीं कहा है कि करेक्शन इज ओवर एंड नाउ नो फर्दर करेक्शन विल बी हेल्ड, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि करेक्शन जरूरी थी कीपिंग इन विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कंपनी इन Q2। तो एक तो ये बैठ, दूसरा चाइना ने एक पैकेज अनाउंस किया, वो पैकेज लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बैड न्यूज़ बन सकता है, बिकॉज वो चाइना ने जो पैकेज अनाउंस किया वो इन द फॉर्म ऑफ डेट किया है। तो जो डेट की फॉर्म में जब पैकेज आता है तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है और उसमें कोई एफआईज को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तीसरी अगर हम बैड न्यूज़ की बात करें, हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली बैड आ रहे हैं। जैसे एशियन पेंट का रिजल्ट अभी ख़राब आया है, बहुत ख़राब रिजल्ट आया, और पेंट इंडस्ट्री का सभी का ख़राब आया। क्यों आया ख़राब? पेंट इंडस्ट्री का रिजल्ट ख़राब आने का एक ही वजह, जबकि क्रूड नीचे है तो पेंट में जो मेजर रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ही होता है, लेकिन क्रूड नीचे आने के बावजूद भी जितनी पेंट इंडस्ट्री सबके रिजल्ट ख़राब आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि पेंट में कंपटीशन पैदा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। जैसे बिरला ओपस एक नया ब्रांड आ गया पेंट के अंदर जो ग्रासिम ने लॉन्च किया, इसी तरीके से JSW ने अपना पेंट लॉन्च कर दिया है, इसी तरीके से JK सीमेंट वालों ने अपना पेंट लॉन्च कर दिया है। तो जो पेंट में कंपटीशन हुआ है तो जो ऑलरेडी 4 प्लेयर थे उनकी जो एक मोनोपोली थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। जैसे एशियन पेंट का शेयर इन सब ने कुछ ना कुछ लिया है, ऐसे JK सीमेंट ने भी कुछ ना कुछ शेयर इन सब से लिया है, JSW वालों ने भी कुछ ना कुछ शेयर लिया। तो पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन आया जिसकी वजह से सेल इनकी डिवाइड हुई है, बिकॉज ओवरऑल कंजम्पशन कोई बहुत बड़ी नहीं है। जब आप 4 मैन्युफैक्चर थे एक फील्ड में, उसमें 7 मैन्युफैक्चर हो जाएंगे तो 75% से ऊपर प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन 75% कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाएगी एक साल में। तो ये सब तो होना ही था। तो कुल मिला के बात ये है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है, हाई वैल्यूएशन है, और वो कहीं ना कहीं करेक्ट तो होने ही थे। तो आई एम ऑल्सो एग्री विद द व्यू ऑफ जेफरी कि करेक्शन रिक्वायर्ड थी मार्केट में क्योंकि वैल्यूएशन हाई थी। अब बात करते हैं कि एफआई की सेल अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। इस 8 दिन में, मतलब 8 नवंबर तक एफआई ने 19,000 करोड़ का माल कैश में बेच दिया है। लास्ट मंथ उन्होंने 1,13,000 करोड़ का माल कैश में बेचा था। अब जो लोगों को लग रहा होगा कि एफआई की सेल कम हुई है, कि अगर हम 19,000 को प्रोपोर्शनेटली
एक्स्ट्रापोलेट कर दे इस मंथ के लिए तो अक्टूबर से कम नज़र आ रही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जब पीक लेवल पे सेल होती है तो एकदम में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे प्राइस घटते जाएंगे सेल घटती जाएगी। बट दिस डजंट मीन कि FI है जो बुलिश व्यू ऑन द मार्केट है, तो उनका व्यू अभी भी वीक ही ना, सेल तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब उनका व्यू तो वीक ही है। होता क्या है, जब आप ऊपर से करेक्शन एक होनी चालू होती है तो नंबर ऑफ स्टॉक जिनमें करेक्शन रिक्वायर्ड है वो घटते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 शेयर में करेक्शन होनी है, पहले 100 में होगी, फिर पता चलेगा 90 में होनी है, 10 में हो गई करेक्शन, फिर 80 में रह गई, फिर 70 में रह गई, फिर 60 में रह गई। इसी के से जो नंबर ऑफ स्टॉक घटते जाएंगे तो ओवरऑल सेल अमाउंट भी घटता रहेगा। लेकिन दिस डजंट मीन कि उनका व्यू बुलिश हो गया। तो क्या होता है, एक लेवल पे आने के बाद मार्केट इसलिए रेंज आउट हो जाती है। मान लीजिए 50% से ज़्यादा में करेक्शन हो चुकी है, 50% में से कम में अभी करेक्शन होनी है, तो मार्केट उस टाइम में रेंज आउट रहेगा, क्योंकि उधर सेल भी चल रही होगी, कुछ शेयर में बाइंग चल रही होगी, तो वो कंसोलिडेशन बोलते हैं इस लेवल की कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में भी, और ये चलता रहेगा। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन का जोन तो मैं नहीं बोल सकता, बट मार्केट एक अभी जो है बीच में जो एक टेम्प्रेरी फेज आता है कि जहाँ पे रिटेलर्स को लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, रिटेलर उन स्टॉक में बाइंग कर रहा है, FI लेकिन अभी भी सेल कर रहा है। और साथ में हमारी मार्केट को जो थाम रहा है वो थाम रहा है DI, जहाँ पे म्यूचुअल फंड से पैसा आया हुआ है, लोगों के सिप लगे हुए हैं, और DI पैसा ले लेके लोगों का इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट को इस लेवल पर रोकने के लिए। जबकि मेरे हिसाब से ये व्यू बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या है, आप लोगों के पैसे को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो। ये म्यूचुअल फंड हाउस, यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि मार्केट को रोकने के लिए आप इस तरीके की प्रैक्टिस करो। अरे हेल्थीस्ट करेक्शन होने दो ना एक बारी, फिर लगा लेना पैसा पब्लिक का। क्योंकि होना क्या है, इससे क्या है, FI से तो आप जीत नहीं सकते, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या। आज FI की पोजीशन 16% से भी नीचे आ चुकी है। ओवरऑल जो उनकी होल्डिंग है पूरी इंडिया के अंदर वो 16% से नीचे आ गई है, जो कि एक बैड साइन है। इसका मतलब FI बहुत बीरिश है आपकी मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड को भी एक बार चुपचाप बैठ जाना चाहिए ना साइड पे, पैसा लेके पब्लिक का, ठीक है रिजर्व में रख लो या सिर्फ एक्सेप्ट मत करो। पब्लिक को नुकसान हो उससे तो अच्छा है ना ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से 10% भी कलेक्ट हो गया तो म्यूचुअल फंड की सबकी रिटर्न जो है बहुत नेगेटिव हो जाएगी। ऑलरेडी अक्टूबर की जो रिटर्न आई है म्यूचुअल फंड की वो बहुत नेगेटिव आई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से DI को जो करेक्शन हो रही है उसको होने देना चाहिए, और करेक्शन होने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करे, और करना है तो सिलेक्टेड स्टॉक जिनमें करेक्शन हो चुके हैं उन्हीं में करे। मतलब उनका व्यू ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट को रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए, उनका व्यू ये होना चाहिए कि जहाँ शेयर अच्छे हैं, अच्छी वैल्यूशन में मिल रहे हैं, सही वैल्यूशन में मिल रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि इन्वेस्टर को भी बेनिफिट हो। उनको इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए जितना भी अभी सेबी की रिपोर्ट आती है कि 93% रिटेलर्स को नुकसान है, इतना लॉस हो गया, वो हो गया, उसमें से 50% लॉस अगर आप देखेंगे तो खाली किस चीज़ का है। 50% लॉस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेज। मतलब एक्सपेंसेज क्या है, जो ब्रोकरेज को उन्होंने ब्रोकर को ब्रोकरेज दी है इन्वेस्टर रिटेलर ने, सेबी टर्नओवर फीस दी है, STT दिया है, और बाकी जितने भी ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालने के लिए फ़ीस एक लगती है, सेबी टर्नओवर फीस है, एक्सचेंज चार्जेज है, ये सब चार्जेज है वो 50% है। अगर इतनी फिगर है सेबी को रिटेलर्स की, रिटेल ट्रेडर लॉस कर गए और बाकी लोग प्रॉफिट कर गए, बड़े बड़े हाउसेज प्रॉफिट कर गए, तो जो एक्सपेंसेज हैं वो एटलीस्ट रिम्बर्स कर दे ट्रेडर को जिनका लॉस हुआ है, कि भाई ठीक है आप लोगों को लॉस हुआ है, हम आपसे ये टैक्सेज और फीस नहीं लेना चाहते हैं, ये आपको हम रिफंड कर रहे हैं और आप दोबारा से आकर के ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन नहीं, कोई एक्शन नहीं, सब बातें हैं। सेबी ने कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि सेबी उस दिन सो रहा था जब मार्केट 26,000 तक चला गया था, वैल्यूशन इतने स्ट्रेस हो चुके थे, फिर भी मार्केट भाग रहा था। प्रमोटर्स अपने अपने शेयर बेच के भागे हैं। कितनी कंपनियों में प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम कर दी है अपनी, कितनी कंपनियों ने बायबैक के शेयर लेके आई हैं कंपनियाँ, और बायबैक में प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट करके प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर कंपनी को बेच दिए हैं, और वो FI ने खरीदे, और FI ने जब मार्केट चढ़ी तो वापस पब्लिक को बेच दिया। अल्टीमेटली आपको दिसंबर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा कंपनी का, तो आप देखना मैक्सिमम कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो चेंज होगा, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होगी और रिटेलर्स की होल्डिंग बढ़ी हुई दिखेगी, जो ये साफ दिखाएगा कि प्रमोटर से होल्डिंग जो है ट्रांसफ़र हो गई है रिटेलर्स को हाई रेट पे।
तो ये क्या सेबी को दिख नहीं रहा था ये सब क्या गेम चल रहा है? कॉर्पोरेट को दिख रहा था कि मार्केट में जितनी वैल्यूशन पे उनको पैसा मिल रहा है उतना वो बिजनेस चला के नहीं कमा सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने अपना स्टेक बेचे हैं। आज बजाज ऑटो 2,500 रुपये से 12,500 पहुँच जाता है एक साल में। क्या सेबी को दिख नहीं रहा है? ऐसा क्या इस कंपनी के अंदर चांद लग गए हैं कि 5 गुना हो जाएगा? स्टॉक 5-5, 6-6 गुना हो गए हैं जिनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। बट हमारे यहाँ पे सच्चाई ये है कि रेगुलेटर कुछ नहीं देखता है, मार्केट पूरी मैनिपुलेटिव चलती है हमारी। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ट्रेडर्स हैं कि प्लीज़ अपनी मनी को संभाल के रखिए, अपनी कैपिटल को संभालिए और बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के छोटे वॉल्यूम के साथ काम कीजिए और छोटा प्रॉफिट लेके आउट हो जाइए। और अगर लॉस हो रहा है तो छोटे लॉस पे भी आउट हो जाइए। स्टॉप लॉस इज मस्ट। अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील होता है कि ये सब गलत है जो आज पब्लिक के साथ, मनी के साथ पब्लिक की प्ले किया जा रहा है। ये सब गलत है और इसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, जिसके लिए सेबी को अपॉइंट किया गया, बट सेबी अपना काम नहीं कर पा रही है। इसलिए मुझे भी ये बात गलत लगती है कि लोगों को जो लॉस हो रहा है ये गलत है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो ब्लैंक सट्टा खेलते हैं। लोग बहुत समझ के काम करने वाले भी हैं, क्योंकि इतने यूट्यूबर्स अवेलेबल हैं, सिखाने वाले इतने लोग अवेलेबल्स हैं, लोगों को टेक्निकल चार्ट्स वगैरह समझ में आने लगा है। जो हम चीज़ें आपसे बात कर रहे हैं आप सब लोगों को समझ में आती है। ऐसी बात तो नहीं है कि आपको ये चार्ट समझ में नहीं आते हैं, आप सब लोगों को आते हैं। तो उसके बाद लॉस हो रहा है, इसका मतलब मैनिपुलेशंस है कहीं ना कहीं, और सेबी को उसी को देखना चाहिए। मेरी सेबी से रिक्वेस्ट है कि सेबी शुड लुक आफ्टर इन दी इशू और ये मैनिपुलेशंस को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेशंस हुई है जब भी तो Q2 में एकदम में रिजल्ट ख़राब हुए हैं। Q1 में बढ़िया था, एकदम में Q2 ख़राब होने लग गया सबका। ऐसा क्या हो गया एकदम में? अभी तक तो इकोनॉमिक बहुत बढ़िया चल रही थी हमारी कंट्री की, तो Q2 में परफॉर्मेंस एकदम में ख़राब हो गई सबकी। क्यों हुई है? इसका मतलब Q1 में भी कहीं ना कहीं इशूज़ थे जो कि हाइड किए गए हैं। अब कितने हाइड किए गए, कितने नहीं किए गए, आई डोंट नो दैट, बट कुछ ना कुछ तो है ना। बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बहुत क्लैरिफाइड है। तो सेबी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और आज इस मैनिपुलेशन में भी रिटेलर को ही लॉस हुआ है। जो फॉल हुआ है इसमें रिटेलर्स ने बेनिफिट नहीं लिया है, इसमें भी रिटेलर्स ने लॉस ही उठाया है और अभी भी रिटेलर ट्रैप हो रहा है। मार्केट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो बनाने में। मैं इसीलिए बनाना चाह रहा हूँ ये वीडियो कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको बेचारों को समझ आए कि रियलिटी क्या है और वो अपने पैसे को बचा पाए। आपको मैं बता दूं, बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ। जो मार्केट हो रही है और जो कॉर्पोरेट्स में जिस तरीके से काम होता है, प्रमोटर जिस तरीके से काम करते हैं, मुझे भली बात नहीं पड़ता है। बट सेबी को इसके ऊपर लगाम कसनी चाहिए और ये सब एक रिटेलर्स को नुकसान पहुँचाने के काम है, ये सब नहीं होने चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी मनी को प्रोटेक्ट करके रखिए, छोटे वॉल्यूम में काम कीजिए और जहाँ तक हो अच्छी कंपनियों को तलाश कीजिए। मिल जाती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनमें कलेक्शन हो चुकी है और अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे पैसे बन सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में शुगर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के शेयर अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं कुछ, आप उनको तलाशिए और उनमें जो अच्छे स्टॉक उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे शुगर शेयर अच्छे हैं या सारे सीमेंट स्टॉक अच्छे हैं, उनमें कुछ चुनिंदा स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाएगी, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप सेक्टर देखिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, अभी उस सेक्टर में जाके चुनिंदा शेयर्स में काम कीजिए। अब आते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट का आउटलुक क्या रहता है। देखिए मार्केट का आउटलुक मुझे जो है, अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं और न्यूज़ के लेके बात करूं तो मुझे इतना बुरा सिनेरियो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 पे सपोर्ट लेगा। गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए और जो न्यूज़ है उनको देखते हुए लगता है कि मार्केट एक बारी नेगेटिव खुलेगा, बट वो 24,000 के लेवल को नहीं काट पाएगा। 24,000 के लेवल से वो वापस ऊपर की जर्नी चालू करेगा। तो 24,270 का लेवल बहुत अहम होगा। अगर उसको मार्केट काट जाएगा और आधे घंटे उस पर ट्रेड करेगा, दैन ये 430 का लेवल भी दिखा सकता है, 24,430 का लेवल भी दिखा सकता है कल। लेकिन हालांकि चांसेस कम है। अगर ये 24,000 का लेवल काट गया तो मार्केट बेरिश है, फिर वो बहुत बेरिश होगा और 23,400 का लेवल टच करने में उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ,
ये मेरे को पक्का लग रहा है कि 23,400 पे मार्केट एक बारी अच्छी सपोर्ट लेगा। वो लेवल तोड़ना आसान नहीं है मार्केट के लिए, लेकिन अगर 24,000 तोड़ गया तो 23,400 के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर हमें कोशिश हो रहना चाहिए और हमें बेरिश पोजीशन पे बैठ जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कल के लिए मार्केट पे। फ्रेंड्स, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको 24,500 के ऊपर डे क्लोजिंग लेनी पड़ेगी, उसके बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है। जब तक 24,500 मार्केट क्रॉस नहीं कर सकती है तो समझ लीजिए रेंज है 24,000 से 24,500। लेकिन अगर ये मार्केट कल 24,000 तोड़ गई तो ये मार्केट 23,400 आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। और अगर ये 24,000 से बाउंस बैक स्टार्ट करती है तो 24,270 एक पहली हर्डल होगी, जो बिग हर्डल है। अगर वो क्रॉस करेगी तो 24,430 का लेवल कल दिखा देगी। वीकली व्यू की बात करूँ तो वीकली व्यू में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास ज़्यादा बेरिशनेस है, क्योंकि अगर ये 23,500 पे आ गई तो उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ का चालू हो जाएगा। और अगर ये 24,500 क्रॉस हो गई तो भी एक ऊपर का मोमेंटम चालू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन इस वीक में आना है, जो कि इंडिया का इन्फ्लेशन कूल होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा, हमारा जो इलेक्शन और जो ये रियल कैलेंडर है ये ओवर हो जाएगा 14 तारीख के बाद, तो एक वर्स्ट पार्ट ओवर हो जाएगा, वर्स्ट न्यूज आना ओवर हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट कर सकता है। ये हमारा निफ्टी पे व्यू था। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे मालूम है कि आप लोगों को लंबी वीडियो सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है, बट आज ये बातें आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी ताकि आपको अवेयर किया जा सके कि आप अपने मनी को कैसे प्रोटेक्ट करें प्लीज़। क्योंकि मेरी और इस वीडियो के थ्रू सेबी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रोटेक्ट द रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स बहुत मनी लूज कर चुका है और उसकी हार्ड मनी है जो उसने लूज की है। और सेबी कहीं ना किसी तरीके से रिटेलर्स को सपोर्ट करे कि वो अपने आप को संभाल पाए। और अगर हो सके तो जो रिटेलर्स ने पैसा लूज किया है इस मार्केट में, उन्होंने जो भी पैसा ब्रोकरेज फॉर्म में, टैक्स फॉर्म में, एसटीडी फॉर्म में, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज में, सेबी टर्न ओवर फीस में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की शेप में पे किया है, उसको उन इन्वेस्टर्स रिटेलर्स को जिन्होंने लूज किया अपनी मनी, उनको ये रिफंड करे ताकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर पाए। ये मेरी एक गुजारिश है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो बनाते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को